ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद बांग्लादेश को तीसरे टी20 मैच में शिकस्त दी और सीरीज जो थी वो 3-0 से अपने नाम कर ली। इसके साथ साथ तीसरे टी20 का अगर जिक्र किया जाए तो बांग्लादेश ने पहले टॉस जीता, उसके बाद बैटिंग की, 125 रन का टारगेट दिया और फिर पाकिस्तान ने तो शिकस्त दे ही दी। बट ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस देखें प्लेयर्स की तो शाहनवाज धानी की सर मुनासिब परफॉर्मेंस थी, अच्छी परफॉर्मेंस थी। मैं को बहुत शानदार नहीं उसको कहूँगा। इतनी कमज़ोर टीम के ख़िलाफ़ मतलब यह है कि पहले ओवर के तीसरे बॉल पे उसने विकेट तो ले ली थी, लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा जिन्होंने रन दिए उनमें शाहनवाज धानी थे। मेरे ख्याल में मैं सबसे कम करूँ, ज़रा इरफान हमारे पास बैठे, इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं पूरा। इरफान तीनों मैचेस में अगर देखा जाए तो तीनों मैचेस में एक चीज़ सामने आई है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये बांग्लादेश की विकेटों की वजह से है या पाकिस्तान बहुत ही मोहतात होकर खेल रहा था या प्लेयर्स की चेंजेस की वजह से है कि मैचेस फंसा दिए पाकिस्तान ने। हाँ, सिवाय सेकंड मैच के जिसको थोड़ा कंपैरेटिवली इजी थोड़ा होके खेला। पहले मैच में भी फंसा दिया, 7 विकेट तकरीबन आउट हो गए और आखिरी मैच में तो मतलब महमूदुल्लाह के आखिरी ओवर में इस तरह एक तो हिटे मारने की ज़रूरत नहीं थी, जिस तरीके से एक गलत आउट हुआ मार के तो सरफराज ने प्रेशर में लेके आया, उसके बाद अगले ने भी वही हरकत की और फिर तीसरे ने भी वही हरकत की। तो इस बारे में ज़रा मतलब आप बताओ। पहले ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी चीज़ ये है कि 3 साल से किसी भी टीम ने बांग्लादेश को उनकी होम ग्राउंड पे शिकस्त नहीं दी थी, तो वी आर द ओनली टीम जिसने उनको 3 साल के अंदर हराया उनके, क्योंकि वो अपने कंट्री के अंदर बिल्कुल स्पिनिंग ट्रैक बनाते हैं और बिल्कुल फंसा देते हैं टीमों को। अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड को उन्होंने 4-1 से हराया, फिर ऑस्ट्रेलिया को पहले उसे हरा के भेजा, ठीक है। तो वो उस लिहाज से बड़ी उनकी एक बैलेंस और स्ट्रॉन्ग साइड थी। सिर्फ मसला क्या आया उनको इस दफ़ा कि उनके कुछ सीनियर प्लेयर नहीं थे, तमीम भी नहीं थे, फिर शकीब अल हसन भी इंजर्ड हो गए, तो वो उनका कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो गया। और पाकिस्तान भी थोड़ी अच्छी क्रिकेट खेल के आया था वर्ल्ड कप में भी, तो एडवांटेज तो हमें था कि हमारी टीम इस तरह की यूएई की कंडीशन और पाकिस्तान की भी सम हाउ सिमिलर होती है, बट इंडिया की और बांग्लादेश की थोड़ी ज़्यादा स्पिनिंग ट्रैक होती है। तो ये ज़्यादा स्पिनिंग ट्रैक भी हमें बॉदर नहीं करता क्योंकि हमारे प्लेयर्स स्पिन को अच्छा खेल लेते हैं, तो वो इतना बड़ा मसला नहीं था। जहाँ तक आपके सर क्वेश्चन की बात है तो उसमें ओबियसली पहला और तीसरा मैच फंसाया गया और हमने देखा कि पहला मैच भी इजीली जीत जाना चाहिए था और तीसरा मैच भी आपके सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट थे, तो आपको लास्ट ओवर तक लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो बट शायद यही था कि डिफरेंट चीज़ें ट्राई की जा रही हैं किस तरह हिटिंग करनी है, किस तरह लेके जाना है, तो वो शायद उसी स्टेट ऑफ माइंड के अंदर उनको नहीं लगता था कि हम लास्ट ओवर में फंस भी सकते हैं। और वो एकदम जब 2-3 विकेट्स गिरी तो थोड़ा सा पैनिक तो क्रिएट हो गया था, बट एंड में नवाज़ ने जिस तरह, मैं हमेशा मानता हूँ कि नवाज़ जिस तरह की 1.5 साल से परफॉर्मेंस दे रहा है, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट भी रह रहा है कि उसको कंटिन्यूसली चांसेस नहीं दिए जा रहे। और मेरा तो मानना यह था कि इवन वर्ल्ड कप के अंदर भी मैंने जैसे शायद आपसे बात की थी कि सेमीफाइनल में उसकी जगह बनती थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम फंसती है स्पिनर के ऊपर। अगर वो प्रॉपर स्पिनर एक ही आपकी टीम में है जिसको आप प्रॉपर स्पिनर कह सकते हैं, जो बॉल को ग्रिप और स्पिन करता है, तो नवाज अगर होता तो बड़ा ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं था। बट ओवरऑल देखा जाए, समराइज करें इसको परफॉर्मेंस को, तो बहुत जी हरमीत बड़ी देर से चुप है, फिर वो गिला करेगा। जी हरमीत, पहले अगर हम देखें तो बाबर जो है सरफराज के बाद दूसरे कैप्टन बन गए, T20 17 मैचेस यानी वो जीत चुके हैं। लेकिन अगर हम इसके साथ साथ देखें ये जो सीरीज थी इसमें बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस थी वो रन्स की अगर हम बात करें तो 27 रन ही बनाया उन्होंने, तो क्या वजूहात क्या थी, या थकावट ज़्यादा हो गई है क्या? देखें आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 आ चुके हैं प्लेयर, तो आप सबको जानते हैं कि बहुत आउटस्टैंडिंग है। हर कंडीशन पे हर प्लेयर परफॉर्म नहीं करता, कुछ ना कुछ होता है। बाबर को जितना मैंने फॉलो किया है, बाबर उधर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है जहाँ बैट पे बॉल ज़रा अच्छी आती है, बाउंस जहाँ अच्छा होता है। जैसे इवन दो साउथ अफ्रीका की पिचेस होगी, ऑस्ट्रेलिया की भी पिचेस होगी, जहाँ बाउंस पे बॉल बैट पे अच्छा आएगा, बाउंस अच्छा आएगा, उधर ये अच्छी स्टोकी को क्रिकेटिंग शॉट खेलता है, वो मनूवर नहीं करता। रिजवान ऐसी पिचेस पे ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है क्योंकि वो रैम्प शॉट मारता है, स्वीप शॉट मारता है, द थर्ड मैन की तरफ पुश करता है, तो वो हर तरह की शॉट्स की वैरायटी रिजवान के पास है। बट बाबर जो है वो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल शॉट्स ज़्यादा खेलता है, जिसे क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी में क्रिकेटिंग शॉट बोला जाता है, वो उस तरह खेलता है। तो ऐसे बैट्समैन ऐसी पिचों पे जहाँ पे बॉल डबल पेस के साथ आएगा, ज़रा रुक के आएगा, उनको प्रॉब्लम होगी। तो यही थोड़ा फैक्टर था, बट कोई मसला नहीं। अगर आपकी इतनी ज़्यादा पास में परफॉर्मेंसेस हैं तो एक आधी इनिंग सीरीज में नहीं भी हुई तो कोई मसला नहीं। लेकिन मेरा कंसर्न अपनी जगह पे ही है कि रिजवान और बाबर को स्ट्राइक रेट इन्हेंस करना पड़ेगा। ये एक प्रॉब्लम इनका चलता आ रहा है
और उसको या तो इम्प्रूव करना पड़ेगा या आपको फखर को ओपनिंग का स्लॉट किसी को सेक्रीफाइस करके देना पड़ेगा ताकि आप पावर प्लेयर का यूटिलाइज तो करें। अभी तक हम देखा है ना वर्ल्ड कप में ही कर सके, ना उससे पहले कर सके, ना अभी इन तीनों मैचों में हम कर सके। अच्छा, जरा बेंच स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने पहला मैच जो है वो तो कंपैरेटिवली सिवाय शाहिन शाह अफरीदी के बाकी उन्होंने पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेला। फिर 2 मैचेस में भी उन्होंने तब्दीलियां की और आखिरी मैच में तो बिल्कुल साइड पूरी की पूरी जो है वो उसको एक तरह से देखा जो बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर चलेगा। बेंच स्ट्रेंथ आपको कैसी लग रही है? मुतबादिल प्लेयर कैसे लग रहे हैं? मोहम्मद वसीम ने तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसके अलावा बाकी स्ट्रेंथ आपको कैसी लग रही है? देखें, एक चीज़ तो है कि सरफराज अगर टीम में होते तो खेलना बनता है, अदरवाइज मुझे उसके साथ सेकंड कीपर लेके जाना कोई लॉजिक समझ नहीं आती। आपने प्रिपेयर करना है तो आप किसी यंगस्टर को लेके जाते, एटलीस्ट इस सीरीज में ले जाते। किसी भी आपका जैसे रोहेल नज़ीर आपका अंडर 19 का कैप्टन था, आपके ए टीम के साथ भी था, उसको तैयार करें। 2-3 और लड़के, हारिस लड़का एक, उसको तैयार कर सकते हैं। तो किसी यंगस्टर को प्रिपेयर करें, बेंच पे बिठा के एक आपका एक्स कैप्टन बैठा बना हो और उसको कोई मैच ना खिलाया जाए और आज भी एक मैच कल आपने खिला दिया तो उसको फायदा नहीं है। तो सरफराज की जहाँ तक बात की, अगर तो वो टीम में होता है तो खेलता है, अदरवाइज उसको बाहर बिठाने की कोई लॉजिक नहीं बनती, क्योंकि रिजवान अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उससे तो ज्यादा अच्छी सरफराज की परफॉर्मेंस नहीं है। तो रिजवान तो ऑब्वियसली आपकी नंबर 1 चॉइस है। इसी तरह बैटिंग के अंदर बात करें तो इफ्तिखार, अब जैसे हफीज नहीं आ रहे, अब पता नहीं अब रिटायरमेंट का क्या सिलसिलाकार होता है, तो इफ्तिखार तो एक ऑटोमेटिकली चॉइस बन गए हैं जो नजर आ रहा है टीम मैनेजमेंट की तरफ से भी, और वो परमानेंट पार्ट होंगे। इसी तरह हैदर अली भी आपका एक परमानेंट पार्ट बनेगा, क्योंकि आपको तीसरे चौथे नंबर पे अब ऐसा बैट्समैन चाहिए T20 के अंदर, इवन दो आई फील के वनडे में भी चाहिए, जो इस तरह की पावर हिटिंग भी कर सके और जिसके पास तमाम तरह की शॉट्स हो। जिस तरह कल वो मैन ऑफ द मैच भी रहा और ही वाज द ओनली प्लेयर जिसने बड़ी शॉट्स खेली और किसी दोनों साइड से नहीं खेल सका। तो वो उसके अंदर एक पूरा करिश्मा है, उसके अंदर एक एनर्जी है और पूरा वो गेम को लेके भी थोड़ा चलता है। ग्रेजुअली ओबियसली और निखार आएगा जब वो कंटिन्यूसली खेलेगा। इसी तरह नवाज की अभी हमने बात की, नवाज को भी मेरा मानना यह है कि आपको परसिस्टेंट होकर कांस्टेंट बेसिस के ऊपर चांस देना चाहिए, क्योंकि नवाज भी एक ऐसा प्लेयर है कि जो आपका मैच विनर है और आपको बैटिंग भी उतनी ही इक्वल अच्छी करके देता है जितनी बॉलिंग है, प्रॉपर बैट्समैन भी है। तो इस तरह का 3-4 ये नाम है जिनको आपको अब अपने साथ रखना पड़ेगा और खिलाना पड़ेगा। ये नहीं है कि सिर्फ आप बेंच पे बिठा के वही 11 साथ खेलें। देखिए इंग्लैंड की सक्सेस की रीज़न क्या रही, अगर आप 3-4 साल की उनकी सक्सेस को देखें तो उन्होंने 15-16 लड़कों का स्क्वाड रखा और रोटेशन पॉलिसी भी रखी। रोटेशन पॉलिसी उसने एक आधे प्लेयर को हर मैच में रोटेट किया। उसकी रीज़न यही रखी कि अगर किसी को इंजरी हो जाती, कोई मसला आता तो फौरन से रिप्लेसमेंट वाला बंदा ये ना हो कि बिल्कुल अलूफ हो जाए, वो भी प्रिपेयर हो मैच के लिए। मैच प्रैक्टिस आपको पता है इंटायरली डिफरेंट चीज़ होती है, वो फौरन से मैच के अंदर आए और परफॉर्म करके दिखाए। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मेरा ख्याल है बहुत नेसेसिटी है कि आप ये 15-16 लड़के ही हैं आपके पास, इनको कंटिन्यूसली रोटेशन में रखें। और धानी का भी जिस तरह कल तो बहुत अच्छी नहीं बॉलिंग की, लेकिन आपका वो भी एक नाम है, जिस तरह PSL में हाईएस्ट विकेट टेकर था। वसीम है, आपने 2-3 प्लेयर इस तरह के आइडेंटिफाई कर लिए, इनको भी कांस्टेंट रखें अपने साथ, इनको ऑन एंड ऑफ चांसेस देते रहें। ठीक है, आपको कोई लड़का भी ऑफ कलर नजर आया फौरन इसको चांस दे, रोटेशन पॉलिसी पे रखे, हल्का मैच आया खिलाते रहें हर सीरीज के अंदर 2-3 मैच, ताकि वो बिल्कुल ही अपने आप को ये ना समझे कि हम कभी मैच से तो बिल्कुल मैच प्रैक्टिस से आउट है। तो इस तरह की अगर आप ये प्लानिंग के साथ चलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान को प्रॉब्लम होगी। क्रिकेट हम अच्छी खेल रहे हैं, थोड़ा सा परसिस्टेंट और एग्रेसिव इंटेंट के साथ खेलना है, ये बहुत नेसेसिटी है। ठीक है, हरमीत का सवाल। हरमीत का सवाल ले लेते हैं। चलो हरमीत जी। अच्छा, जिस तरह आपने शुरुआत में जिक्र किया कि जो तजुर्बाकार खिलाड़ी थे बांग्लादेश के नहीं थे, तकरीबन 3 बड़े खिलाड़ी थे जो 2 जख्मी थे और एक मुशफिकुर रहमान को नहीं शामिल किया गया था, तो उसी का फायदा तो हुआ। लेकिन अगर हम देखें ये जो नए जो लोग हैं जो बेंच पे बैठे होते थे उनको शामिल किया गया, क्या अब वेस्ट इंडीज की जो टीम आ रही है क्या इनको उसी तरह इनकी परफॉर्मेंस अगर आपने इन्होंने शो करनी है तो इन्होंने इनको शामिल करना होगा स्क्वाड में दोबारा? क्या कहते हैं आप? देखिए आपकी जो राय है वो तो ऐसा लगता है कि यकीनन इनको चांस देना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इस मैनेजमेंट की जो अप्रोच है, जो थिंक टैंक है, कैप्टन की और कोच की बात करें तो उनकी यही है कि वो डरते हैं कि हम हार ना जाएं, और ओबियसली वो स्टिग्मा से भी डरते हैं कि उनके साथ टैग ना कर दिया जाए, तो उस वजह से वो थोड़े से रिलेक्टेंट है न्यू लड़कों को चांस देने के लिहाज से। बट मेरा मानना ये है कि हार कोई मैटर नहीं करती। जब आप रीबिल्डिंग प्रोसेस के अंदर होते हैं तब एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। बट एक आधा प्लेयर की अगर मैं जो बात कर रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ भी चल रहे हैं तो एक आधे प्लेयर को आप ऐड करेंगे तो ना आप हारेंगे, ना आपको प्रॉब्लम आएगा और आपके लड़कों की रोटेशन भी चलती रहेगी जिस तरह इंग्लैंड करता है।
तो ये अगर आप करते रहेंगे तो मेरा ख्याल है लड़कों को चांस में मिलेगा, आपका जीत का भी रहेगा। और इंग्लैंड अभी वेस्ट इंडीज की बात करें तो वो भी कोई स्ट्रॉन्ग साइड नहीं रही अब, ठीक है। अभी जैसे उन्होंने पूरी फुल स्ट्रेंथ खिलाई थी और हमने रिजल्ट देख लिया, तो अभी भी वो टेस्ट सीरीज भी उनकी हो रही श्रीलंका में, उसमें भी बुरी परफॉर्मेंस ही चल रही है। तो मेरा ख्याल है आपको थोड़ा सा हौसला करना चाहिए, हिम्मत दिखानी चाहिए और विदाउट एनी फेयर खेलना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता 3-4 मैचों में एक गेम आप हार भी जाते हो एक्सपेरिमेंट के चक्कर में तो कोई मसला नहीं है। वेस्ट इंडीज में अब जो आना भी है उनके बहुत से प्लेयर नहीं होने, सीनियर प्लेयर। गेल अब नहीं होगा मेरे ख्याल में, ब्रावो नहीं होगा, ब्रावो भी नहीं होगा, और उसके अलावा भी आंद्रे रसल पता नहीं होगा कि नहीं होगा अभी। लेकिन मेरा मतलब है कि कम प्लेयर होंगे उनके जो हैं, जूनियर प्लेयर्स ने शामिल होना है, और जूनियर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन खासतौर पे इन पिचेस के ऊपर फंसते हैं वो, इन पिचेस के ऊपर थोड़ा सा फंसते भी हैं। फिर वो पेस जो कभी हुआ करता था उनका, जो उनकी होल्डिंग के ज़माने में, और माइक क्या नाम था उसका, वॉश हो गया, वॉल्श हो गया, उसके ज़माने में जो उनकी पेस हुआ करती थी वो पेस भी नहीं रही अब। बाकी अभी अगला स्टेप है, पहले तो बांग्लादेश के साथ मैचेस का, उनके हवाले से आप समझते हो किसी नए प्लेयर को अब इनको खिलाना चाहिए, या वो ट्रेडिशनल जो हमारी साइड है उसी के ऊपर चलना चाहिए? जी मैं वही बात कर रहा हूँ कि अभी तो यही लग रहा है कि यही मोस्ट लाइकली 99% यही जो स्क्वाड है यही इसी को कंटिन्यू करेंगे। शायद एक आधी चेंजिंग मैं देख रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं मैं देख रहा। और टीम के अंदर भी अगर बात करें, प्लेइंग 11 के अंदर भी, तो ये पहले तो सीरीज जीतने की तरफ जाएंगे। जैसे वो हमेशा रिलेक्टेंट होते हैं चांस लेने से, तो पहले तो ये जो फुल साइड खिला के जो वर्ल्ड कप में भी इन्होंने खिलाई उसी को 11 को खिला के तो सीरीज सब करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह कल तीसरे मैच के अंदर कुछ चेंजिंग हुई तो शायद ये तीसरे मैच में 3-4 प्लेयर को बेंच स्ट्रेंथ को खिला दे। बट मेरा मानना यह है कि आप मेन मैचेस पहले एक दूसरे मैच के अंदर भी 1-2 प्लेयर को रोटेशन के ऊपर रखें। यासर है नहीं, हाँ यासर तो है नहीं, तो वहाँ पे एक जगह फारिग होगी, मतलब एक स्पिनर की, तो क्या उसकी जगह नवाज को मतलब शामिल किया जाना चाहिए? अभी तो जिस तरह टेस्ट सीरीज बांग्लादेश के साथ होने जा रही है, की बात जी जी, उसमें जैसे इन्होंने ऐड कर जाहिद महमूद को कर दिया यासर की जगह महमूद को कर लिया, जाहिद को कर दिया, फिर इसे बिलाल आसिफ को कर लिया, बिलाल आसिफ ऑफ स्पिनर जो है ऑलराउंडर जो है वो उनको ऐड कर लिया। तो ये 2 चेंजिंग तो इन्होंने रखी है। फिर साजिद खान जो के पीके के लास्ट ईयर के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं वो भी इसका पार्ट है। तो ये 3 स्पिनर तो इन्होंने रखे हैं, और क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक होंगे तो 2 तो मस्ट खेलेंगे, और दूसरा जो लेफ्ट आर्म नुमान अली वो भी है। तो 4 स्पिनर के साथ तो स्क्वाड गया हुआ है। नुमान और मेरा ख्याल है मोस्ट लाइकली ये नवाज आपके शायद हों, लेकिन ठीक है, थैंक यू सो मच इरफान। टेस्ट के दिनों में दोबारा बात होगी। हाँ, वो नेक्स्ट शो पे रख लेते हैं ना सर, अब वक्त खत्म हो गया है। इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी कल, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।